अब हम देखते हैं इतिहास के क्षेत्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्कोप ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, देखिए प्राचीन काल से लेकर अब तक इतिहास का क्षेत्र जो है निरंतर परिवर्तनशील रहा है। आज ऐसा माना जाता है कि इतिहास मानव जीवन की समस्त घटनाओं की कहानी है। मानव जीवन निरंतर विकसित हो रहा है, इसी कारण इतिहास का क्षेत्र भी अतीत की तुलना में आज काफ़ी विस्तृत हो चुका है। 19वीं शताब्दी के आरंभ से पहले तक इतिहास को राजनीतिक घटनाओं तथा राजनीतिक संस्थाओं तक ही सीमित माना जाता था, इसलिए जन सामान्य की नज़र में यह राजा रानी की कहानी से अधिक नहीं था। परंतु समकालीन समय में इतिहास का अर्थ, क्षेत्र तथा स्वरूप काफ़ी हद तक बदल चुका है। जो इतिहास का क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान दीजिए कि जो इतिहास का क्षेत्र है वो आपको केवल इसी पहरे में, इसी स्टैंजा में आपको कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो इतिहास का क्षेत्र है, किसी समय में इतिहास को केवल राजा रानी की कहानी माना जाता था। ठीक है, यानी जो इतिहास है वो राजनीतिक था, केवल राजाओं की कहानियों से माना जाता था। लेकिन जो 19वीं शताब्दी है, इसके आरंभ से, ठीक है, इसके बाद से जो इतिहास है ये सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अलग अलग रूपों में मिलने लगा। ठीक है, आप नॉर्मल सी भाषा में समझ सकते हैं कि राजनीतिक जो इतिहास है उसमें केवल राजा की प्रशंसा मिलती है, राजनीतिक घटनाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आम जन सामान्य जो लोग हैं, ठीक है, साधारण जो लोग हैं, उनके बारे में कोई नहीं लिखता। यानी अगर कोई दरबारी कवि है वो केवल राजा की प्रशंसा करता रहेगा तो राजा उसको दरबार में रखता रहेगा और उसको अपनी सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा इतिहासकार है या कोई ऐसा कवि है जो जन सामान्य की तरफ देखकर कि इस राजा की वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं और उसके बारे में लिखता है, तो वो कौन सा इतिहास हो गया? वो सामाजिक इतिहास हो गया। ठीक है, यानी उसने जन सामान्य की ओर नज़र अपनी दौड़ाई और उनकी जो समस्याएं हैं उनको अपने लेखनी के माध्यम से संजोया। ठीक है, इसी प्रकार जो 19वीं शताब्दी से पहले का इतिहास है, उस समय तक लोग मानते थे कि इतिहास केवल राजा रानी की कहानी है। लेकिन बाद में लोगों ने राजनीतिक इतिहास को छोड़कर, राजनीतिक संस्थाओं के जो इतिहास है उसको छोड़कर आम जो इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, इस प्रकार के इतिहास लेखन की ओर ध्यान दिया, तो इतिहास का क्षेत्र जो है वो बढ़ गया। ठीक है, यानी पहले इतिहास का जो क्षेत्र था केवल राजनीतिक इतिहास तक सीमित था, लेकिन बाद में जो इतिहास का क्षेत्र है वो इतना फैल गया कि वो प्रत्येक जो सब्जेक्ट है हमारा, प्रत्येक जो विषय है उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, 19वीं शताब्दी के आरंभ से पहले तक इतिहास को राजनीतिक घटनाओं तथा राजनीतिक संस्थाओं तक ही सीमित माना जाता था, इसलिए जन सामान्य की नज़र में यह राजा रानी की कहानी से अधिक नहीं था। परंतु समकालीन समय में इतिहास का अर्थ, क्षेत्र तथा स्वरूप काफ़ी हद तक बदल चुका है। आज इतिहास में मानव जीवन के समस्त पहलुओं का सकारात्मक अध्ययन किया जाता है। आज की ऐतिहासिक रचनाओं पर किसी तरह का कोई दरबारी नियंत्रण नहीं है। आज निष्पक्ष तथा सकारात्मक इतिहास लेखन के लिए उचित माहौल तथा परिस्थितियां तैयार हो चुकी है, क्योंकि उस समय में अगर कोई राजा के विरुद्ध लिखता तो उसको राजा मरवा देते थे। ठीक है, लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, जो नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सामान्य जो लोग हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, उन पर सरकारी नीतियों का क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है, वो कंप्लीट इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इतिहास के क्षेत्र का वर्गीकरण करना बहुत कठिन कार्य है, परंतु फिर भी इतिहासकारों ने अतीत की घटनाओं के आधार पर इतिहास के क्षेत्र का वर्गीकरण करने का बहुत प्रयास किया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, अब जो इतिहास का क्षेत्र है उसको बांटा गया है राजनीतिक इतिहास में, सामाजिक इतिहास में, आर्थिक इतिहास में, राजनयिक व सैन्य इतिहास में, औपनिवेशिक इतिहास किस प्रकार का रहा उसमें। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री। अतीत से ही पूरे विश्व में राजनीतिक इतिहास लेखन की परंपरा रही। इसका प्रमुख कारण यह रहा कि अतीत में मानव जाति के विकास को राजाओं, राजनेताओं तथा राजनीतिक संस्थाओं ने काफ़ी हद तक प्रभावित किया था।
भारत में मानव जीवन के विकास में अशोक, अकबर, महात्मा गांधी आदि के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये तत्कालीन समाज में समाज के निर्माता तथा पथ प्रदर्शक रहे थे। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में दरबारी लेखन अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुका था। इस काल में दरबारी कवि अपने शासक की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से अपने लेख में करते थे। इसके लिए एक देसी कहावत का काफ़ी प्रचलन था, जिसकी खा बाकली उसके गाए गीत। ठीक है, यानी जो दरबारी कवि थे वो राजा लोगों की भेंट के लिए वहाँ पर रहते थे, तो राजा की तारीफें करते थे। ठीक है, लेकिन जो आज का समय है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब देखिए आगे, परंतु फिर भी इस काल में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक ऐतिहासिक रचनाओं की रचना की गई, जिनमें हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति, गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा व अबुल फजल का अकबरनामा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। परंतु 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही इतिहास लेखन की यह शैली गुम होने लगी तथा इसके स्थान पर गैर राजनीतिक इतिहास लेखन का जो शैली है वो हावी होने लगी। ठीक है, यानी प्राचीन जो 19वीं शताब्दी से पहले का समय था उसमें क्या था, राजनीतिक इतिहास लेखन ज़्यादा था, दरबारी कवि ज़्यादा होते थे, वो अपने जो राजा लोग हैं उनकी प्रशंसा ज़्यादा करते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, राजनीतिक इतिहास लेखन की जगह गैर राजनीतिक इतिहास लेखन शुरू हुआ। ठीक है, इसको आप पॉज करके पढ़। आगे देखिए, सामाजिक इतिहास। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जिस तरह से राजनीतिक इतिहास लेखन का विषय बदल रहा था, उसी तरह अब सामाजिक इतिहास लेखन के महत्व को भी स्वीकार किया जाने लगा था। यह भी अतिशयोक्ति न होगी कि इस शताब्दी में सामाजिक इतिहास लेखन इतिहासकारों का सर्वाधिक पसंदीदा विषय रहा। ठीक है, कॉम्टे ने भी लिखा है कि इतिहास सामाजिक भौतिक शास्त्र होता है, जिसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार के सामान्य नियमों का उल्लेख किया जाता है। इतिहास के लेखन में मनुष्य के रहन सहन, खान पान, पहनावे, मनोरंजन के साधन आदि को कम ही महत्व दिया जाता था। यदि कभी कभार इनका वर्णन भी मिलता तो यह सिर्फ अभिजात वर्ग तक सीमित होता था। यानी जो सामाजिक इतिहास है, इसमें जो उच्च वर्ग के लोग थे या जो अमीर लोग थे, अगर सामाजिक इतिहास लिखा जाता, पहली बात तो ये कि उस समय केवल राजनीतिक इतिहास लिखा जाता था। अगर सामाजिक पर थोड़ी बहुत बात आती तो वो केवल अभिजात वर्ग के लिए आती, यानी राजा को इस प्रकार के कपड़े पहनने पसंद थे, राजा ये खाते थे, ये पीते थे, इस प्रकार से रहते थे, ये चीज़ें उनको पसंद थी, वो केवल अभिजात वर्ग के लिए थी, वो सामान्य लोगों के लिए नहीं थी। लेकिन जब सामाजिक इतिहास की ओर इतिहासकारों का रुझान हुआ तो उन्होंने जन सामान्य को, आम लोगों को इसमें शामिल किया और आम लोगों पर इतिहास लिखना शुरू किया। ठीक है, संक्षेप में कहा जा सकता है कि अतीत के इतिहास लेखन में सामाजिक अवस्था का कम ही वर्णन होता था। इस कारण से इतिहास का कार्य क्षेत्र काफ़ी सिमट कर रह गया था। आधुनिक काल में सामाजिक इतिहास लेखन की शुरुआत जर्मन विद्वानों रील तथा फ्रेटेक द्वारा की गई। ठीक है, सामाजिक इतिहास लेखन का कार्य आज हमें जितना सरल दिखाई देता है, वास्तव में उतना सरल नहीं है, क्योंकि उचित तथ्यों की कमी इसके लेखन में सबसे बड़ी बाधा है। भारत के सामाजिक इतिहास लेखन का कार्य तो और भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि भारत में अनेक देशी तथा विदेशी जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी परंपराएं तथा रीति रिवाज एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक धर्मों में आस्था रखने वाले लोग हैं, यानी अनेक धर्म में आस्था रखने वालों का देश है भारत, जिस कारण सामाजिक इतिहास लेखन सदैव विवादों का विषय बना रहता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में सामाजिक कुरीतियों पर काफ़ी इतिहास लिखा गया। भक्ति तथा सूफी आंदोलन ने भी भारत में सामाजिक इतिहास लेखन को बढ़ावा दिया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी आदि के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारत में सामाजिक इतिहास लेखन का मुख्य विषय सामाजिक कुरीतियाँ रही। इन सब कारणों ने मिलकर इतिहास के कार्य क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत कर दिया। यानी जो सामाजिक इतिहास लेखन है उसमें केवल जो हिंदू धर्म में आई बुराइयां थी, या जो हिंदू धर्म में फैली कुरीतियां थी, या जो धर्म के आधार पर जो आडंबर होते थे, उन पर इतिहास लिखा गया। ठीक है, अब देखिए आर्थिक इतिहास। इतिहास की ऐतिहासिक लेखन परंपरा में आर्थिक इतिहास को लोकप्रिय बनाने में काम्टे, एडम स्मिथ, हिरेन,
कोदोरसे तथा वर्कल जैसे महान इतिहासकारों तथा अर्थशास्त्रियों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। यानी जो आर्थिक इतिहास है उसको लेखन की जो परंपरा है इन्होंने स्टार्ट की थी। कार्ल मार्क्स के उदय तथा उसके विचारों ने तो आर्थिक इतिहास लेखन में क्रांति ला दी थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक स्वरूप की व्याख्या इस तरह की कि सारा विश्व उनका मुंह ताकने लगा था। उनके प्रयासों के कारण अब इतिहास लेखन में आर्थिक विधियों को भी शामिल किया जाने लगा। एडम स्मिथ की पुस्तक जो है वेल्थ ऑफ नेशन विशुद्ध रूप से एक आर्थिक ऐतिहासिक रचना थी। अधिकतम सुख की अवधारणा इतिहास लेखन पर हावी होने लगी थी। उन आर्थिक गतिविधियों को इतिहास लेखन में अधिक महत्व दिया जाने लगा जिनसे व्यक्ति को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो सके। कृषि का वाणिज्यकृत रूप भी इतिहास लेखन में अपना महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर चुका था। आधुनिक आर्थिक इतिहास का संबंध मानवीय आजीविका के साधनों से अधिक है। आर्थिक इतिहास के विकास में हम जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान हिरेन के योगदान को कभी नहीं भुला सकते। रोजर्स, लिप्सन, एस्ले, कनिंघम आदि 19वीं शताब्दी के महान आर्थिक इतिहासकार थे। इस शताब्दी में उनके प्रयासों से आर्थिक इतिहास लेखन का काफी विकास हुआ। 20वीं शताब्दी में तो आर्थिक इतिहास लेखन ने और भी ज्यादा गति प्राप्त कर ली थी। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग, बैंकिंग व्यवस्था, श्रम व्यवस्था आदि पर जमकर आर्थिक इतिहास लिखा गया। इस काल की आर्थिक इतिहास की मुख्य पुस्तकों में दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आर.सी. दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिपिन चंद्र पाल की भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव व विकास, तीर्थंकर रॉय की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया शामिल थी। इन पुस्तकों में ब्रिटिश आर्थिक शोषण पर जमकर प्रहार किया गया। यानी जो आर्थिक इतिहास है उसमें जो भारत पर ब्रिटिश शासन लागू था उस समय भारतीयों का किस प्रकार शोषण किया गया उस पर जो बातें लिखी गई वो इतिहास में शामिल हुई और उसी ने आर्थिक इतिहास का रूप धारण किया। अब देखिए धार्मिक व सांस्कृतिक इतिहास। आधुनिक इतिहासकारों ने समाज के प्रत्येक पहलू पर अपना लेखन कार्य किया है। धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में आज काफी ऐतिहासिक शोध कार्य हो रहे हैं। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आजकल सांस्कृतिक इतिहास लेखन पर सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है। आज इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन व आधुनिक सांस्कृतिक परंपराओं का एक दर्पण बनकर हमारे सामने प्रस्तुत है। रीति रिवाज, शिक्षा, साहित्य, संस्कार, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला, मनोरंजन के साधन जैसी विषय वस्तु आधुनिक सांस्कृतिक इतिहास के मुख्य तत्व है। यानी इन्हीं पर क्या है जो सांस्कृतिक इतिहास है वो लिखा जाता है। अब देखिए राजनयिक व सैन्य इतिहास, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री हिस्ट्री। इतिहास लेखन की राजनयिक परंपरा का चलन 19वीं शताब्दी से आरंभ हो गया। इस तरह के इतिहास लेखन में विभिन्न राष्ट्रों के साथ कूटनीतिक संबंधों पर लेखन कार्य किया जाता है। ठीक है, अब देखिए औपनिवेशिक इतिहास। यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ या विकास हुआ, जिस कारण यूरोपीय देशों को अपने बड़े बड़े उद्योगों में कच्चे माल की ज़्यादा आवश्यकता हुई और महसूस हुई और स्वयं यूरोप इस आवश्यकता को पूरा करने में पूरी तरह समर्थ नहीं था, जिस कारण इसने यानी अपने उपनिवेश बनाने स्टार्ट कर दिए एशिया और अफ्रीका के देशों को। ठीक है, धीरे धीरे वहाँ की परिस्थिति को अपने वश में करके उन्होंने अपने औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिए। इस औपनिवेशिक शोषण से छुटकारा पाने के लिए इन गुलाम देशों में लंबे राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय हुआ। इन्हीं राष्ट्रवादी आंदोलनों को गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रवादी नेताओं व इतिहासकारों द्वारा औपनिवेशिक इतिहास लेखन पर काफी कार्य हुआ। इस तरह औपनिवेशिक शक्तियों की ओर से भी अपने पक्ष में इसी तरह के इतिहास लेखन का सहारा लिया गया। साम्राज्यवादी विचारधारा से आज विश्व के सभी राष्ट्र मुक्त हो चुके, परंतु आज भी इन शोषित देशों के इतिहास में औपनिवेशिक शासन के विविध पहलुओं पर अनेक शोध कार्य हो रहे हैं। इसलिए हम इतिहास को किसी विशेष तथा सीमित दायरे में नहीं रख सकते। यानी औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने अपनी सफाइयां अपने तरीके से पेश की और भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों ने जो शोषण किया उस पर अपनी टिप्पणियां पेश की, उसको औपनिवेशिक इतिहास में शामिल किया गया है। अब देखिए उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि इतिहास विषय की प्रकृति इस तरह की नहीं है कि उसे एक गोल दायरे में सीमित किया जा सके। यह अतिशयोक्ति न होगी यदि हम कह सकें कि इतिहास सब अन्य विषयों की जननी है, अर्थात सभी विषयों की उत्पत्ति इतिहास से हुई है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका संबंध मानव जीवन के प्रत्येक पहलू से है, इसलिए इसके क्षेत्र को निर्धारित सीमा में रखना कठिन ही नहीं अपितु लगभग
असंभव है। यानी जो इतिहास का क्षेत्र है वो इतना विस्तृत है कि उसको हम एक दायरे में नहीं पिरो सकते, उसको हम दायरे में नहीं रख सकते। और यह कहना भी उचित होगा कि इतिहास सभी विषयों की जननी है, यानी जो भी विषय है उसने इतिहास से जन्म लिया है। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।